अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इन सब लाइंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हो तो ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल है। एक्सरसाइज 9.2 से पहले उसके जो पेजेस हैं उसको समझ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम वही पेजेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारी सब डोमेन साइमेट्री चल रही है और हम ज्योमेट्री पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक 9.2 है। टॉपिक नेम है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे कि हमें पैरेललोग्राम शेप का पता है कि उसकी अपोजिट लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? लाइंस की बात की है तो यानी कि एक लाइन की बात नहीं की। कोई दो लाइंस होंगी या दो से ज़्यादा लाइंस होंगी तो वही लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी या फिर ट्रांसवर्सल होंगी। तो ट्रांसवर्सल भी बेसिकली एक लाइन है। तो हम इन सब तीन ये जो 4 लाइंस हैं या 4 लाइन, ये ट्रांसवर्सल एक ही लाइन होती है। वैसे बाकी जो है पेयर्ड या पेयर से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये जो 4 टाइप्स की लाइंस हैं, हम इन 4 टाइप की लाइंस को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पैरेलल लाइंस की तरफ। ठीक है, पैरेलल लाइंस सबसे पहले हम इस ऑब्ज़र्व करते हैं इस रेलवे ट्रैक को। ठीक है, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस रेलवे ट्रैक को, इसकी जो पटरी होती है या रेलवे ट्रैक होता है इसमें जिसमें ट्रेन चलती है, वो हम बछाते जाते हैं रेलवे ट्रैक को और वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसकी जो दोनों पटरियाँ होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पैरेलली एक दूसरे के साथ जो है वो लगी हुई है, यानी कि उनका एंगल सेम रहता है, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जिसकी वजह से वो पैरेलल है। वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। बेसिकली पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच वी एक्सटेंड इन एनी वे नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी कि हम ऐसी लाइंस हैं जिनको जितना मर्जी बढ़ा दें, कोई भी दो लाइन उसको स्केल की मदद से बढ़ाते जाएं ये देखने के लिए कि ये लाइंस कभी कट करती हैं कि नहीं। अगर वो कट ना करें तो वो आप समझ लें कि वो पैरेलल लाइंस है। जैसे कि आपकी जो उर्दू की शीट्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो लाइंस लगी होती हैं जिस पे आप काम करते हो वो भी आप इसमें सारी पैरेलल लगाई गई होती हैं ताकि वो एक दूसरे को कट ना करे और आपको एक जितनी स्पेस मिले काम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ठीक है इन्होंने दूसरी जो पिक्चर दी हुई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की दी हुई है। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो फुटपाथ, उसमें भी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो पैरेलल लाइंस पे जो है वो ड्रा किए गए हैं। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस की बेसिकल डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि बेसिकली पैरेलल लाइंस का मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, 2 और मोर लाइंस। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइंस। ठीक है, 2 पेयर को कहते हैं पेयर या फिर पेयर से ज़्यादा लाइंस आ सकती हैं। विच एक्सटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन, जिसको हम सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें। यानी 2 है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, दोनों को या तो राइट साइड में एक्सटेंड करें बढ़ाएं या लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करें, और डिस्टेंस उनका सेम रहे, डिफरेंस अपार्ट। वो कितनी दूर जाने के बाद भी जितना मर्जी एक्सटेंड करें लेकिन उनका डिस्टेंस हमेशा जो है, दोनों का फासला जो है वो हमेशा सेम रहे, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है ए बी। आप इसको स्केल की मदद से बेशक बुक के पेज पर ही ड्रा करके देख लो, ये कभी भी कट नहीं करने वाली। ए बी और सी डी को ड्रा करो ऊपर से नीचे से, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी। तो ये 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। बी में दी हुई है, ठीक है, जी एच और ई एफ, ये 2 लाइंस को भी आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो ये भी कट नहीं करती, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो सी पार्ट में आपके पास 3 लाइंस दी हुई हैं, एक एल एम, एक एन ओ, एक पी क्यू। इन तीनों लाइंस को भी आप जितना मर्जी एक्सटेंड बढ़ाते जाओ ये कभी भी कट नहीं करेंगी, तो ये तीनों भी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, आगे से हमें कह रहा है कि इन द अबव फिगर्स पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और डबल एरो। जो ऊपर सिंगल एरो ऊपर जो शेप दी गई हुई है ए और बी में सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की हुई है पैरेलल लाइंस, और सी वाले पार्ट में लाइंस को बढ़ा दिए, 3 लाइंस दी गई हैं, इससे उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे से पैरेलल लाइंस को कौन से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? द सिंबल 2 लाइंस अगर हम 11 की तरह लिख दें और वो पैरेलल हो, यानी एक जितने फासले पर हम जिस 11 नहीं लिखते उस तरह से हमने 2 लाइंस लगानी है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो ये सिंबल जो है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जहाँ कहीं भी ये सिंबल आ जाए तो आपने समझना है ये बात हो रही है पैरेलल लाइंस की। कई बार वो पैरेलल लाइंस इस क्लास में तो आपको यूजुअली पैरेलल लाइंस लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन आगे से आप हायर क्लासेस पर जाते जाओगे तो वहाँ टेक्स्ट में हाल ही ये सिंबल यूज़ होगा जिसको देखकर आपने समझना होगा कि ये पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पैरेलल लाइंस का ये टॉपिक होता है कवर।
ठीक है। इससे पहले अब हम आ जाते हैं रिमेंबर पर। ठीक है, रिमेंबर पर आपको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज रिइंफोर्स करवाया गया है लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में, कि अगर जिन बच्चों को नहीं भी पता उनको भी पता लग जाए, और अगर जिन बच्चों को पता है उनको दोबारा से माइंड में आ जाए कि लाइन सेगमेंट और रे में फ़र्क होता है। ठीक है, जो आप स्केल से ड्रा करते हो वो बेसिकली लाइन नहीं होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वो आप इनफिनाइट नहीं ड्रा करते, वो आप लिमिटेड ड्रा करते हो जितनी आपको पता होता है। ठीक है, नाउ हम एक और दफ़ा देख लेते हैं लाइन क्या होती है। हमने कहा था ना कि ना पॉइंट जो होता है वन ज़ीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट होता है, और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन होती है। ठीक है, ये हम 9.1 के जो टॉपिक कवर किया था से प्रीवियस टॉपिक उसमें हमने देखा था। ठीक है, बहुत सारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि पॉइंट्स मिलकर लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट लगते जाएँ तो वो लाइन बनती जाती है। एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, हम उसको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं, यानी वो कंटिन्यूस रहती है, इसलिए हम उसके दोनों साइड्स में एरोज लगाते हैं विदाउट एंड्स, वो कभी एंड नहीं होती। ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट भी हम ऐसे करते हैं, ए बी जो सी लाइन का हमने नाम दिया उसके ऊपर हम एरो वाले लाइन लगाते हैं, दोनों साइड में एरो लगाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं, इसमें ए लिखते हैं बी और दोनों साइड में हम एरो लगा देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे से सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है रे। ठीक है, रे को भी रिइंफोर्स करवाया गया। ठीक है, रे भी बेसिकली लाइन होती है लेकिन विद वन एंड, उसका एक एंड होता है, यानी एक पॉइंट से फिक्स होती है। ठीक है, जैसे एंगल्स के लिए हम रेस बनाते हैं। ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल रेस बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको रिप्रेजेंट भी इस तरह से करते हैं, ए बी एक साइड में हम एरो लगाते हैं, तो ये बेसिकली रे होती है। थर्ड में आपको बताया गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ये जो सारी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइन्स जो बात करें। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का एक पार्ट होता है दैट इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स टुगेदर। अगर दो पॉइंट्स आप ड्रा करो, उनको प्लॉट करो, उनको ज्वाइन कर दो, तो वो बेसिकल लाइन सेगमेंट होती है। और जो यूजुअली आप अपने स्केल से अपनी कॉपी पर लाइन्स लगाते हो वो भी लाइन सेगमेंट होती हैं, वो कंटिन्यू नहीं होती। और लाइन सेगमेंट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, और लाइन सेगमेंट को आप मेजर भी कर सकते हो। रे और लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते हो। लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर में, किलो, अगर फ्लोर लैंड पर लगाई है तो किलोमीटर में भी, मीटर में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन सा था, कर्व लाइन भी थी। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको इसमें डिस्कस नहीं किया। तो ये रिमेंबर जो है आपने अच्छे से रिमेंबर रख लेना, और इधर से लाइन और रे और लाइन सेगमेंट की आपको डेफिनेशंस भी जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, इधर पैरेलल लाइंस हो गया, अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और इधर से स्लैश लगाई गई है यानी कि आर। नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम नॉन पैरेलल लाइंस भी कहेंगे क्योंकि वो एक पॉइंट में एक दूसरे को मीट कर देंगे, पैरेलल लाइंस के अपोजिट हो जाता है, इसलिए हम इसको नॉन पैरेलल लाइंस भी कहेंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, एक सीजर दी हुई है। ठीक है, और टेबल की लेग्स दी हुई है, वो एक्स शेप में है, एक दूसरे को क्रॉस करनी है। ठीक है, ये फोल्डिंग वाला टेबल है जो यूजुअली तौर पर फोल्ड हो जाता है। ठीक है, आपने भी इस तरह के टेबल अपने घरों में या अपने रिलेटिव्स के घरों में या फिर किसी के घर में तो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये टेबल ना देखे हो। ठीक है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो इसकी जो लाइंस है, जो इसके टेबल की लेग्स हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल एंड हैंड्स ऑफ द सीजर, जो सीजर के भी हैंड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ये यानी कि जो हैंड्स ऑफ सीजर हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और लेग्स ऑफ टेबल्स भी इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से कभी भी दो लाइंस जो है ना वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कट करती, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं। ये भी यह बात आपने याद रखनी है। आप दो लाइंस ड्रा करें जो अगर पैरेलल हैं वो तो वो कभी नहीं कट करेंगी, लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है आप उनको एक्सटेंड करते जाएँ, एक पॉइंट पर आकर वो एक दूसरे को कट कर जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेंगे, उसके बाद फिर से अपार्ट एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे कभी भी दो लाइन नहीं कट करती। या तो फिर वो लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रा की जाए तो फिर तो सारे पॉइंट्स सेम लाइन वाले होंगे तब कट करेंगी, यानी कि वो फिर कट नहीं करेंगी, वो लाइन ही सेम होगी या सेम ही पॉइंट्स जो है दोनों लाइन्स के होंगे। ठीक है, वही लाइन को हम रिपीटेडली कह देंगे, दूसरा नाम लेकर, ये बात हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वो दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे से अलग अलग एंगल्स पर हैं तो फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। ठीक है, टू लाइन्स दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती हैं। ठीक है, लाइन्स या तो सारे पॉइंट्स में कट करेंगी यानी कि ऊपर ही आएंगी, इससे सिंगल का वर्ड यूज़ हुआ कि सारे के सारे पॉइंट्स यानी कि ऊपर भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, उन लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा जिस पर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे से मीट करेंगी, ठीक है। इन द अबव फिगर ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ठीक है, ए और बी आपके पास शेप दी हुई है, ठीक है। ए शेप में ए बी एक लाइन दी हुई है, एक सी डी, और ये दोनों लाइंस ने एक पॉइंट पर कट कर दिया, एक दूसरे को टच कर दिया, वो है पॉइंट पी, ठीक है। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पी है। बी शेप में आ जाए तो हमारे पास बहुत सारी लाइंस दी हुई हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी है, हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पी क्यू दिख रही है, ठीक है, ये रही पी क्यू लाइन, ठीक है, पी क्यू। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं डब्ल्यू वी या आर एस, फिर डब्ल्यू वी, ठीक है, पी क्यू होगी, आर एस होगी, डब्ल्यू वी होगी, और एक ये होगी यू टी, ठीक है। ये सारी लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आप इसमें, और इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उस पॉइंट का नाम रख दिया ओ, ठीक है। तो ये थी इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल लाइंस। नाउ नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 130। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिस 2 है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो दिए हुए हैं, और हमने बताना है कि इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमने इसको शेप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पी क्यू और आर एस। अब आप मुझे बताएं, अभी हमने टॉपिक को देखा है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी जितना मर्जी एक्सटेंड करें वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, आप इनको भी एक्सटेंड करते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, तो हम इनको लिखेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। ए बी है और सी डी है, ये इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है, ये इधर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दो ही लाइंस पूछी हुई हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली नॉन पैरेलल लाइंस ही होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस 2 हो जाती है हमारी यहाँ पर डन, ठीक है। पैरेलल लाइंस भी हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होगा। आप समझते हैं परपेंडिकुलर लाइंस को, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस पर जाने से पहले हमने दो तरह की लाइंस देखी थी, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी भी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं हो सकती है, इसलिए परपेंडिकुलर लाइंस का पैरेलल लाइंस से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात आ जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, यानी कि वो लाइंस आप इसमें इंटरसेक्ट को करती हैं लेकिन एक स्पेशल एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, और वो एंगल होता है 90 डिग्री का। आपको पता है ना 90 डिग्री का एंगल ऐसे स्ट्रेट बनता है, ठीक है। जब आप प्रोटेक्टर से भी ड्रा करते हो ना, जब प्रोटेक्टर से किधर 90 डिग्री तो ऐसे स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। अगर आप इधर लाइन है इधर से ड्रा कर रहे हो तो ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनता है, जैसे कि आपकी ज़मीन के ऊपर दीवार नहीं खड़ी है, वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी है, ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि आप अगर अपने हैंड को देखो, आपके थंब और आपकी जो फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर आती है, उसमें भी जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। राइट हैंड पे आप देखो तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसे राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द सराउंडिंग, ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने माहौल में भी देखते हो, जैसे कि अ टॉल ट्री ऑन द ग्राउंड, लेट्स सपोज कि आपने देखा है कि आप इर्द गिर्द भी देखोगे तो जो ट्रीज़ हैं ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं, तो ये जो ट्री है ये ग्राउंड के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पोल आर पोल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट यानी कि रोड जो पक्की हुई की होती है उसके ऊपर जो आपका नेशनल फ्लैग लगा होता है वो, या फिर इलेक्ट्रिक पोल यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्कल लगा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी तारें और तारों का कनेक्शन होता है जो कि घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती हैं, वो ये सब जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। सी पार्ट में हमारे पास कह रहा है कॉर्नर ऑफ 2 एडजेसेंट वॉल्स एंड हाई बिल्डिंग्स, ठीक है। कॉर्नर ऑफ 2 एडजेसेंट वाल्स, ठीक है। एडजेसेंट वाल्स का मतलब क्या है कि वो फ्लोर और वाल का नहीं कह रहा, यानी एक ये दीवार है बिल्डिंग की, एक ये, इन दोनों का जो कॉर्नर है ये भी 90, इसमें 90 राइट एंगल पर है, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हो, आप रूम जिसे बैठे हुए हो ये वाल और ये साइड वाल और फ्रंट वाल, यानी कि ये साइड दोनों में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो वो परपेंडिकुलर होती हैं दोनों वाल्स, क्योंकि उनमें राइट एंगल बन रहा होता है। और हाई बिल्डिंग्स का मतलब है कि उसका फ्लोर से भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होता है, ठीक है। अब आगे से परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। आप उसको डेफिनेशन भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि बताने लगे कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है।
तो आ जाते हैं हम, 2 or more lines that meet or intersect each other। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो इंटरसेक्ट तो करती हैं ईच अदर, लेकिन राइट एंगल पर। राइट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है, उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ठीक है ना। पिक्चर ए पर आ जाते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, ये साफ साफ हमें पता लग रहा है। आप इधर अगर प्रोटेक्टर खोल तो इधर ही लाइन आएगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बी में आपको कहोगे कि ये तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ठीक है, ये तो आपको लग गया पता, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं। आप जैसे इस अपनी बुक को थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से देखो, ये इस पिक्चर को ही मैं थोड़ा रोटेट करके देखती हूँ। ठीक है, तो ये अगर हम रोटेट करें ना, इसको ऐसे किया है, ये सेम पिक्चर है जिसको मैंने रोटेट किया है। ठीक है, तो इसको रोटेट किया तो सीधा किया तो ये 90 डिग्री का एंगल हमें साफ दिख रहा है कि बन रहा है। इस तरह से आप अपनी बुक को अपने सामने रोटेट करके थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा घुमा कर देखो, तो ये आपको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर बनेगी। दूसरी बात, आप इसको इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हो। आप अपनी प्रोटेक्टर निकालो और प्रोटेक्टर से देखो कि ये इसकी मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, फिर प्रोटेक्टर में ईजिली एंगल जो है विजिबल हो जाएगा कि ये 90 डिग्री को क्रॉस करेगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो है, फिर आप इसमें परपेंडिकुलर लाइंस है और ये वाली भी परपेंडिकुलर लाइंस है। अब हम देख लेते हैं इस फन फैक्ट को। फन फैक्ट में कह रहा है परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती हैं। जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। बट इंटरसेक्टिंग लाइंस में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम ये लाइन लेकर ड्रा करते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम ये लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसा ही बिल्कुल बनाती है, देन ही वो ये ही दो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन ये भी तो है ना, अगर हम लेफ्ट पोस्ट के एक लाइन है हमने ड्रा की है स्ट्रेट, लेकिन उसके साथ जो दूसरी लाइन है उसने एंगल इस तरह से कोई बना दिया है। अब ये भी दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इससे क्या जाहिर हुआ, परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती हैं और नहीं परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए परपेंडिकुलर लाइन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन होना ज़रूरी है, ये भी कह सकते हैं। नाउ ये था बहुत मज़े का फन फैक्ट। उम्मीद है कि आपको ये फन फैक्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फन फैक्ट भी कर लिया। अभी हमारे परपेंडिकुलर लाइंस के टॉपिक में अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास ये प्रैक्टिस 3 है। ठीक है, तो चूँकि ये परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस 3 को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस 3 में हमें क्या है, आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसको हम बुक के में भी कर सकते हैं। जैसे हमने आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस है, उसको चूज़ कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो ए बी और सी डी दोनों लाइंस को जितना मर्जी एक्सटेंड करें, ये कभी भी कट नहीं करने वाली, ये तो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका परपेंडिकुलर लाइन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। सेकंड पार्ट पर देखें, ठीक है, पी क्यू और आर एस, ठीक है, आर एस और पी क्यू, ठीक है, ये दोनों आप प्रोटेक्टर से भी देखें और ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट आ रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पर देखें, दो लाइंस है ओ एन और एल एम, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हैं, लेकिन इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर कम एंगल बन रहा है, इधर ज़्यादा। और 90 डिग्री के लिए ज़रूरी होता है कि हर फोर पार्ट्स जो होते हैं एंगल, जो 4 एंगल्स बनते हैं दो लाइन को कट करने से, वो 4 एंगल्स ही इक्वल होते हैं और हमें साफ इक्वल दिख रहे होते हैं। इसमें हमारा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये 2 छोटे एंगल्स हैं और ये 2 बड़े एंगल्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो प्रैक्टिस 3 हमारी यहाँ पर हो जाती है डन। अब चलते हैं ट्रांसवर्सल की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं ट्रांसवर्सल पर। ठीक है, ट्रांसवर्सल जो है कोई भी पेयर ऑफ लाइंस को या पेयर से ज़्यादा लाइंस को कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। चाहे वो पैरेलल लाइंस को कट करता है या फिर नॉन पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर पर, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द रोड ऑन क्रॉसिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स है, उस पर एक रोड क्रॉस कर रही है, तो रोड जो हो गई है बेसिकली इन रेलवे ट्रैक्स पर ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अ लाइन दैट क्रॉसेस थ्रू 2 और मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो लाइंस 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को क्रॉस करती है, टच करते हुए जाती है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे,
दो, या अगर दो लाइंस को कट करेगी तो 2 पॉइंट्स पे, अगर 2 से ज़्यादा लाइंस को कट करेगी तो जितनी लाइंस होगी उतने पॉइंट्स पर वो कट करेगी, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें चीज़ फिगर में ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, उसको एक लाइन ने कट किया है जो कि है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू ने ए बी को कट किया है तो 4 एंगल्स बने हैं, और पी क्यू ने सी डी को कट किया है तो 4 एंगल्स बने हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी को पास करिए, द लाइन पी क्यू इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, तो लाइन पी क्यू को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, इस पे अब आ जाते हैं हम ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल्स को समझने के लिए हम सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस जो हमने ये यहाँ से देखी थी कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, देन ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बन रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने बुक में ये फिगर 9.2.1 है। ठीक है, हमने देखा है कि इस फिगर में ए बी एक पैरेलल लाइन है, सी डी एक पैरेलल लाइन है, पी क्यू है एक ट्रांसवर्सल। उसने जब दो पैरेलल लाइंस को कट किया है तो 8 एंगल्स बन गए हैं, क्योंकि दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो 4 एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जब दो पैरेलल लाइंस को कट किया तो 8 एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब 8 एंगल्स बन जाते हैं। अब इन एंगल्स के नेम है, ठीक है, ये इन एंगल्स के नेम है। ठीक है, अब हम कहते हैं ना एक्सटीरियर बाहर को, इंटीरियर अंदर को। ठीक है, तो इसने जो 8 एंगल्स बने हैं ना, उनमें से 4 जो है एक्सटीरियर एंगल्स हैं और 4 इंटीरियर हैं। ठीक है, अंदर ये हैं तो बाहर ये हैं। एक्सटीरियर कौन से हैं, ए बी जी एच, और इंटीरियर कौन से हैं, सी डी ई एफ। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब हम आ जाते हैं एक और वर्ड, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है ना ऑपोजिट, अल्टरनेट। अब आ जाते हैं एक टर्म आने वाली है अल्टरनेट इंटीरियर। अब इंटीरियर को पहले देख लेते हैं, सी डी ई एफ। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, सी का अल्टरनेट एफ होगा और ई का अल्टरनेट डी, या डी का अल्टरनेट ई होगा। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, सी एफ और डी ई। और अल्टरनेट एक्सटीरियर की भी टर्म आएगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, ठीक है, ए बी जी एच एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, ए एच, और अल्टरनेट एक्सटीरियर बी जी भी अल्टरनेट एक्सटीरियर में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेशली। और एक और टर्म आएगी कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अपने आमने सामने। ठीक है, यहाँ आप बिल्कुल सामने, जैसे कि अगर इधर एंगल्स बन रहे हैं, इधर एंगल्स बन रहे हैं, अगर सेम बन रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग सामने सामने कौन सा होगा, ए का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई, पी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ, सी का कोरस्पॉन्डिंग जी, और डी का कोरस्पॉन्डिंग एच हो जाएगा। और एक बात हमारे पास आएगी को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स के इंटीरियर कौन से हैं, सी डी ई एफ। अब ये ट्रांसवर्सल है ना, जिसने दो पैरेलल लाइंस को कट किया। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो दो एंगल्स होंगे, यानी कि सी ई, ये को इंटीरियर एंगल है। डी एफ की को एक्सटीरियर को, ये भी को इंटीरियर एंगल है। इसके अलावा को एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, जैसे ए जी, और को एक्सटीरियर एंगल होते हैं बी एच। ठीक है, ये को एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, ये टर्म हो गई को। ठीक है, हम इसको क्या ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे से हम इसको बहुत सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ए ई के इक्वल होगा, बी एफ के इक्वल होगा, सी जी के इक्वल होगा, डी एच के इक्वल होगा। सेम अगर पैरेलल लाइंस को दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी सी एफ के इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल डी मेजर ऑफ एंगल ई के इक्वल होगी। और अगर पैरेलल लाइंस को सेम एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, जैसे मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल एच के इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल बी मेजर ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर दो एंगल सेम लाइन पर बने जो एक लाइन एंगल्स बनाते हैं, ऐसे एंगल्स जो मिलकर एक लाइन बनाते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, वो 180 डिग्री का होता है। लेकिन दो एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो आमने सामने वाले इंटीरियर एक साइड पे जो एंगल बनते हैं इंटीरियर, वो 180 डिग्री होगा। सी प्लस सी मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ई 180 डिग्री होगा, और इसी तरह से मेजर ऑफ एंगल डी प्लस मेजर ऑफ एंगल एफ 180 डिग्री होगा।
इस तरह से मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल जी 180 डिग्री होगा, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल्स में आ जाते हैं। मैंने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस, इट फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स। ठीक है, जब भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करें या फिर नॉन पैरेलल लाइंस को कट करें तो वो डिफरेंट एंगल्स बना लेती है। अगर पेयर ऑफ लाइंस को कट करिए तो 8 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, दीज एंगल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल पार्ट्स। ठीक है, तो कम से कम ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस जब किसी भी लाइंस को कट करती है तो 8 एंगल्स कम से कम बनते हैं या फिर 12 बनेंगे। जितनी लाइंस बढ़ती जाएंगी उतने एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया सेवरल एंगल्स में। इंटीरियर एंगल्स में किया हुआ है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स में किया है, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स में किया है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में किया है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में किया है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि को इंटीरियर एंगल्स भी हम इनको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द एंगल्स। ठीक है, 9.2.1 जो फिगर हमने देखी है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन सा? एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। तो एंगल्स कौन से आगे? सी, डी, ई, एफ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स है एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच। ठीक है, तो सेकंड में एक्सटीरियर एंगल्स भी आ गए। ठीक है, थर्ड में आ जाता है पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? ए एंड ई, एंगल ए एंड एंगल ई का पेयर होगा, एंगल बी एंड एंगल एफ का होगा, एंगल सी एंड एंगल जी का होगा, एंगल डी एंड एंगल एच का होगा। वही यहाँ मेंशन है। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या होगा? एंगल सी, एंगल एफ और एंगल ई, एंगल डी के। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल ए, एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल जी। अब आ जाते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल एफ। ठीक है, तो ये था। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इफ द एंगल एसोसिएटेड विद ट्रांसवर्सल वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल, इन्होंने पैरेलल लाइंस लिखना मिस कर दिया, लेकिन ये तभी रूल फॉलो होगा जबकि वो दो पैरेलल लाइंस हों उनको ट्रांसवर्सल कट करें, तो ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह से जो है होल्ड करेंगी। द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स जो भी हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर, ये सब सी एफ के इक्वल होगा, डी ई के, ए एच के और बी जी के, ये इक्वल होगा। द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उन दोनों एंगल्स वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, ये बात। ठीक है, कन्वर्स अगर हम इसको ऑपोजिट करें कि अगर हमें दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करिए, अभी हमें नहीं पता कि वो लाइंस पैरेलल है कि नहीं पैरेलल। ठीक है, हमें ये पता है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल आए हैं, तो फिर दो लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। यहाँ हमने अल्टरनेट एंगल्स को मैं ये करके देखा है, वो इक्वल आए हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। यहाँ हमने उसके इंटीरियर एंगल्स को मैं ये करके देखा, वो सप्लीमेंट्री आया है, तो तब भी हम कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में हमारे पास लाइन 1 है, लाइन 2 है और इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया है। ठीक है, तो ये जो लाइन 1 है वो लाइन 2 के पैरेलल नहीं है, लेकिन जो लाइन हमारे पास ए और सी को ऐड करने से वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। जो लाइन की सेम यानी कि ए और बी वैसे ही हमें दिख के पता लग रहा है कि वो 180 डिग्री का बना रहा है, लाइन के एंगल बना रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, और ये पैरेलल लाइंस में भी ये बात होल्ड करती है और ये नॉन पैरेलल लाइंस में भी होल्ड करती है। एंगल सी और एंगल डी जो है वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। पैरेलल लाइंस में किस तरह से होल्ड करती है कि एंगल सी और एंगल डी जो वैसे ही सप्लीमेंट्री होते हैं, ई और एफ भी सप्लीमेंट्री होती हैं, ए और सी भी सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि इन दोनों से एक लाइन बनी होती है, बी और डी भी सप्लीमेंट्री होते हैं, ई और जी भी सप्लीमेंट्री होती हैं, सारे ऐसे इस तरह से सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना देते हैं। और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब प्रोट्रैक्टर से एंगल ड्रा करते हैं 180 डिग्री का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। जो दो एंगल्स मिलकर स्ट्रेट लाइन बना दें तो वो आप समझ लें कि वो सप्लीमेंट्री ही हैं और वो उन दोनों का सम 180 डिग्री ही है। आगे से आ जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पर। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में बेसिकली क्या है कि अगर दो लाइंस हैं जैसे ए बी और सी डी, वो एक दूसरे को कट करते हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स साथ साथ वाले एंगल्स नहीं। ठीक है, जैसे ए और उसके साथ बी लग रहा है और सी, उसके ऑपोजिट कौन सा है? डी, ए और डी। ठीक है, कोई भी दो लाइंस को आप अगर ड्रा करो ना जो एक दूसरे स्ट्रेट लाइंस और कट कर रही हो,
तो उनमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एंड डी है और बी एंड सी है इधर, ठीक है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड, जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फिगर में है ए एंड डी और बी एंड सी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आगे से हम इस रिमेंबर पर आ जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर पर कह रहा है अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर, यानी कि ए डी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में है इफ द मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर एंगल्स ऑन द इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, सी डी दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखते हैं, ठीक है। इसके डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए 60 डिग्री था, तो मेजर ऑफ एंगल डी भी 60 डिग्री हो जाएगा। ए और डी अब हमें मिल गया। अब बी को फाइंड करते हैं। बी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये देखें, ए और बी मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। ए इधर से शुरू हुआ है, बी इधर आया, तो ये एक लाइन बन रही है। ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यानी कि एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ए में ऐड करेंगे मेजर ऑफ एंगल बी, तो 180 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास 160 डिग्री है, तो उसकी जगह हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री उतार देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 60 डिग्री ऑन बोथ साइड्स, तो इधर मेजर ऑफ एंगल बी बचेगा, ये कट जाएगा और इधर से -60 डिग्री आ जाएगा। 0 में से 0 निकाले 0, 8 - 6 किया तो 2 और 1 ऐसे ही 120 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी आ गया 120 डिग्री। अब सी देखना है, सी के वर्टिकली अपोजिट में बी है, सी एंगल बी और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो फिर मेजर ऑफ एंगल बी ही मेजर ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा और मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री के है, तो मेजर ऑफ एंगल सी भी 120 डिग्री की हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 1 जो है वो हो जाती है डन। ना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ना इस चैलेंज को देखते हैं, ठीक है। चैलेंज में कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस हैं तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को कट के एंगल बन रहा है लार्जेस्ट 190 डिग्री, देन फाइंड द अदर एंगल्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकते हो, आप एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, और प्रोटेक्टर की मदद से एक सेंटर, मतलब कि प्रोटेक्टर की मदद से आप जो है उसमें एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लो। इसलिए प्रोटेक्टर की मदद से आप 190 डिग्री का एंगल मार्क करो, उधर लाइन लगा दो, ऊपर और नीचे से एक्सटेंड कर दो, दोनों साइड में एरोज लगा दो, ठीक है। आप कह दो कि ये 109 डिग्री का एंगल है, बाकी एंगल्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। जब आप ये देखोगे ना इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, ये है, तो आप ये सिंपल कह दोगे ये भी 109 डिग्री है, ठीक है। अब ये और ये सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो इस 180 डिग्री में से ये वाला एंगल निकाल देंगे, 180 डिग्री में से 109 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। 0 में से 9 निकलता है, 8 से बारो करते हैं 7, ये 10, 10 + 0 10, 10 - 9 किया तो 1, 7 में से 0 निकाले 7, 1 में से 1 0 नहीं लिखते क्योंकि लेफ्ट साइड पे, तो डिग्री लगा देते हैं 71 डिग्री ये बन गया। इसके वर्टिकली अपोजिट में भी 71 डिग्री ही आएगा क्योंकि सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारे चैलेंज का आंसर हो जाता है द अदर एंगल्स आर, ठीक है। 109 डिग्री उन्होंने गिवन किया हुआ था, 71 डिग्री और 109 डिग्री एंड 71 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे चैलेंज का हो जाता है आंसर। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 2 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फिगर, ठीक है। फिगर हमें 9.2.4 दी हुई है, उसमें हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी और सी डी हम देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और T1 ये ट्रांसवर्सल है, T2 ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और T1 ट्रांसवर्सल वाली साइड पे भी हमें 107 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, बाकी एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। T2 ट्रांसवर्सल वाली साइड पर भी हमें 70 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, बाकी हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमने फॉर ट्रांसवर्सल 1 और ट्रांसवर्सल 2, पहले ट्रांसवर्सल 1 पर आ जाते हैं, ठीक है। 107 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिकली अपोजिट में जे है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से मेजर ऑफ एंगल जे जो है वो 170 डिग्री के 107 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। अब हम आ जाते हैं आई और 170 डिग्री जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक दूसरे को दोनों मिलकर लाइन बना रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ऑन लाइन तो मेजर ऑफ एंगल आई और 107 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 107 डिग्री ऑन बोथ साइड, तो मेजर ऑफ एंगल आई इधर बचेगा, इधर 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री हो जाएगा। 0 में से 7 नहीं निकलता, बारो कर लेते हैं। 10 में से 7 निकाले 3 आ गया, 7 में से 0 निकाले 7, 1 में से 1 0 जो कि हम नहीं लिखेंगे। अब मेजर ऑफ एंगल आई आ गया 73 डिग्री, जे भी आ गया,
आई भी आ गया। अब एज पर जाते हैं, एज जो है वो आई के इक्वल ही होगा, तो मैयर ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल एज, और आई हमारे पास 73 डिग्री है, तो ये भी 73 डिग्री हो जाएगा। अब मैयर ऑफ एंगल एन पर आते हैं, ठीक है। मैयर ऑफ एंगल एन जो है मैयर ऑफ एंगल एन जो है वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आई का, तो मैयर ऑफ एंगल आई मैयर ऑफ एंगल एन जो है 73 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मैयर ऑफ एंगल के जो है अल्टरनेट इंटीरियर उसके आ जाते हैं 107 डिग्री, तो 107 डिग्री हो जाएगा। अब मैयर ऑफ एंगल के जो एल है वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, तो मैयर ऑफ एंगल के और मैयर ऑफ एंगल एल जो 107 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से मैयर ऑफ एंगल एम और एन जो है वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, तो एन ऑलरेडी 73 डिग्री था, तो एम भी 73 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इस तरह से हमने इस ट्रांसवर्सल के सारे अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम ट्रांसवर्सल 2 पर आ जाते हैं। इसमें हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से 70 डिग्री और मैयर ऑफ एंगल ए इक्वल हो जाएंगे, तो मैयर ऑफ एंगल ए जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। मैयर ऑफ एंगल बी के लिए हम कहेंगे बी और 70 डिग्री सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ हम मैयर ऑफ एंगल ए और मैयर ऑफ एंगल बी भी सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। ए जो है वो 70 डिग्री है, आप 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 0 में से 0 0 डिग्री, 8 में से 7 1 और 1 आ जाएगा, 1 में से 0 100, तो 110 डिग्री आ जाएगा बी एंगल। बी भी हो गया, सी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो सी भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब हम इधर से आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें कह रहा है डी से किया हुआ है, यानी बी से अब कोरस्पोंडिंग की बात कर ली है, ठीक है। कोरस्पोंडिंग भी कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर वाला लिया था, तो इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर वाला भी ले सकते हैं। कोरस्पोंडिंग में मैयर ऑफ एंगल बी जो है मैयर ऑफ एंगल डी के इक्वल होगा, और फिर 110 डिग्री के हो जाएगा। फिर मैयर ऑफ एंगल डी जो है वो वर्टिकली अपोजिट में मैयर ऑफ एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी 110 डिग्री हो जाएगा। अभी एफ और जी रहता है, ठीक है। मैयर ऑफ एंगल ए और मैयर ऑफ एंगल एफ, मैयर ऑफ एंगल ए और एफ, मैयर ऑफ एंगल ए और मैयर ऑफ एंगल जी कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, इससे वो सेम हो जाएंगे और वो 70 डिग्री हो जाएगा। मैयर ऑफ एंगल एफ जो है वो फिर वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा मैयर ऑफ एंगल जी के, तो वो भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे अननोन एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं इस एग्जाम्पल 2 के। तो एग्जाम्पल 2 हमारी हो जानी है फिर डन। अब हम इस एक्टिविटी 1 पर आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी है हमारे पास मेक अ कंपेरिजन, ठीक है, बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आपने पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंपैरिजन करना है। डिफ्रेंशिएट दैम बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग, आपने अपने माहौल से एक एग्जांपल्स जो है देनी है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इन लाइंस को, ठीक है। उसके लिए हमने बना देनी है इनके 3 कॉलम्स आप जनरेट कर सकते हैं। एक में आप लिख दें पैरेलल लाइंस, एक में आप लिख लें इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस का ये सिंबल होता है तो वो भी आप साथ लिख सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का स्पेशली कोई सिंबल नहीं होता, तो हम एक्स या क्रॉस बना सकते हैं कि वो क्रॉस करनी है। परपेंडिकुलर लाइंस लिख दें, परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल हमारी बुक में तो हमें नहीं मिला, लेकिन उसके लिए भी सिंबल होता है, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि उल्टा टी जो है वो उसका सिंबल होता है, क्योंकि ये लाइन जो है बिल्कुल इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइंस नेवर मीट ईच अदर, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है कि लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक दूसरे से मीट करती हैं एक पॉइंट पे। और परपेंडिकुलर लाइंस की होते हैं लाइंस मीट एट राइट एंगल या एट 90 डिग्री एंगल भी आप कह सकते हो, ठीक है। ना अब आपने रियल लाइफ से एग्जांपल देनी है, रियल लाइफ एग्जांपल इसकी एक्टिविटी के लिए दे देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाते हैं पैरेलल लाइंस के लिए हम रेलवे ट्रैक लिख सकते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आप सीधा लिख सकते हो, आप देखते हो आप कोई और भी दे सकते हो। और परपेंडिकुलर लाइन के लिए आप लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ डोर भी लिख सकते हो और कोई और चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रही रेलवे ट्रैक, ठीक है। इसकी 2 लाइन पैरेलल हैं जो कभी भी कट नहीं होती, ठीक है। ये रही हमारी सीजर, इसकी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये रहा हमारा डोर जिसकी हमारी ये वाली लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं। तो ये इस तरह से हमारी एक्टिविटी 1 जो है हो जानी है डन। तो आपने बिल्कुल इस तरह से इस एक्टिविटी को कर लेना है डन। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने गो ऑनलाइन में। विजिट द फॉलोइंग लिंक्स टू प्ले द गेम्स ऑनलाइन, ठीक है। 2 लिंक्स आपके पास दिए गए हैं, आपने इन लिंक्स को टाइप करना है ताकि आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट लिंक को करना है, ठीक है। फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। तो देन आपने सर्च बार पे करना है, और इस लिंक का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक साइट को ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मुझसे ये साइट रीड नहीं हुई, तो मे बी जब आप इसको ओपन करो जो है तो ये साइट आप पहुँचो और आप गेम जो है वो प्ले कर सको,
ठीक है। तो मैं ये लिंक वैसे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपको फिर टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो आप एग्जैक्ट जो है वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। दूसरा लिंक है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे डाल देती हूँ, ठीक है, आप इसको भी टाइप कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आप इस डिस्क्रिप्शन को ओपन करके, यानी जो जिस वीडियो का नेम है उसको ओपन करो, सी मोर पे क्लिक करो, फिर आपके पास ये लिंक आएगा, इसको क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट आप जो है वो वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, ठीक है। देन आपके सामने ये ट्रांसफॉर्म की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने इधर जाके एंटर पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर आपके सामने ये हो जाएगा। आप इसमें अपना ग्रेड सेट कर सकते हैं, यानी आप गेम्स खेलना चाह रहे हैं तो फिर गेम्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपके सामने ये हो जाएगा कौन से ग्रेड के हो, 6th ग्रेड के हो, 6th ग्रेड क्लिक करोगे तो ये आपके सामने गेम आ जाएगी, ठीक है। लेट्स गो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आप किड है, पेरेंट है, या दो बोथ आपके साथ आपके पेरेंट भी है तो बोथ पे कर दो, अगर आप अकेले हो तो किड पे कर दो, ठीक है। और फिर आपके सामने इस तरह से पूछा आ जाएगा कि वेट, ठीक है, आप करना, आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपना 6th ग्रेड सेलेक्ट करना है, फिर आपके सामने गेम स्टार्ट हो जाएगी और उसको आपने खेलना है। और कोई भी गेम जो है ना, इधर से सबसे पहले आपको ना, जब आप 6th ग्रेड में करोगे ना तो आपके सामने बहुत सारी गेम्स आएंगी, कौन सा आप गेम खेलना चाहोगे ना, ठीक है। जैसे मैंने पोली ब्रैगिंग को चूज़ किया, तो आप जो सी गेम खेलना चाहोगे उससे आगे से आप के सामने ये खुलता जाएगा और बहुत सी इंटरेस्टिंग सी वे में गेम्स आएंगी और वो आप खेल के आपको मज़ा भी आ सकता है और साथ साथ आप इंजॉय भी करोगे और साथ साथ आप सीख भी जाओगे। नाउ लास्ट में हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 4 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, ठीक है। हमने इसमें फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स हमारे पास अननोन है और एक एंगल 160 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, ये वो इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि सेम साइड पर हैं। तो हम कहेंगे एक्स एंड 160 डिग्री आर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी इसको हम दूसरे वर्ड में को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एक्स एंड 160 डिग्री आर सप्लीमेंट्री है, तो एक्स प्लस 160 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक्स और 160 डिग्री जो है वो सप्लीमेंट्री है। नाउ ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमने इसमें वेरिएबल एक्स यानी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो इसको आइसोलेट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना है 160 डिग्री ऑन बोथ साइड। तो एक्स प्लस 160 डिग्री में से भी 160 डिग्री माइनस करेंगे और 180 डिग्री में से भी 160 डिग्री माइनस करेंगे, तो ये 160 पॉजिटिव और नेगेटिव कर जाएगा, इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा। इक्वल करते हैं 180 डिग्री में से 160 डिग्री को माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0 हो जाता है, 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 1 0, तो वो नहीं लिखेंगे, 20 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है। प्रैक्टिस 4 हो जाती है हमारी डन, हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है कि इस वीडियो में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।